था, जैसे कि मैडम ने बड़े अच्छे तरीके से बता दिया कि क्या चीज़ें थी, बट नॉर्मली जैसे मैं अभी केस एक रिपोर्ट करूँगी, ऐसे केसेस होते तो कम हैं, मगर ये देखने में अगर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि हम कहीं गलत चीज़ों को डील करें। जैसे रिसेंटली आई हैड अ फीमेल, तो उसको पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो था वो चल रहा था, और वो उसका जो बाद का 2 वीक्स वाला टाइम भी गुजर गया, और शी वाज स्टिल इनटू दैट। और समटाइम्स फीमेल्स जो हैं वो पोस्टमार्टम साइकोसिस में भी चली जाती हैं, और वो जो बच्चा उन्होंने पैदा किया होता है उनके साथ उनकी कोई इमोशनल अटैचमेंट जो होती है ना वो बिल्कुल भी नहीं होती, बल्कि वो बच्चा उनको बर्डन लगना शुरू हो जाता है। एंड दिस हैपन साइकोलॉजिकली एज वेल, क्योंकि 9 months मदर इज़ द सेंटर ऑफ अटेंशन फॉर एवरीबडी, एंड नाउ ऑल ऑफ सडन द सिचुएशन हैज़ चेंज्ड। अब बच्चा इज सेंटर ऑफ अटेंशन फॉर एवरीबडी एंड द मदर इज़ नॉट टेकन केयर, यानी बस उसका बहुत प्रॉपरली खाना भी नहीं उसका, बल्कि उसको वी आर फोर्सिंग हर, अच्छा ये करो ये करो ये करो ये करो। अब हम अपनी तरफ से तो अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, बट व्हाट्स गोइंग ऑन ऑन हर साइड वो हमें बिल्कुल भी वो स्टोरी नहीं पता हमें, और हम हाँ उसको समझते भी नहीं, और हम उसको सपोर्ट भी उस तरह से नहीं कर पा रहे होते। सो द फीमेल आई डेल्ट विद, वो शी सेड कि मुझे लगा कि ये तो ज़िंदगी मेरी अजाब होगी इस बच्चे के साथ, ये मेरे ऊपर बर्डन आ गया, इट हैज़ डिटैच्ड मी फ्रॉम माई हस्बैंड, ये मेरे और इसके बीच में आ गया, एंड वन डे दिस इज सो सैडनिंग एंड शी किल्ड दैट चाइल्ड। ओह माय गॉड, शी किल्ड दैट चाइल्ड। ये हो सकता है पोस्टमार्टम में, एंड दिस इज द ओनली केस आई एम रिपोर्टिंग, एंड आई हैड मल्टीपल केसेस लाइक दिस, जिसमें पोस्टमार्टम डिप्रेशन में females go to the extent when they actually harm themselves or the child, exactly, the child. yes, and they can even harm the child, वो और वो किसी भी extent तक का हो सकता है। This is the only case I reported, but I had multiple. So ये बहुत important है, every female कोई 80-90% नहीं, every female goes through postpartum depression. extent different हो सकता है, intensity different हो सकती है, कोई एक फीमेल जो है वो बस टायर्डनेस ही फील कर सकती है, किसी का मूड ख़राब हो सकता है, कोई सिर्फ क्राइंग स्पेल्स में जा सकती है, कोई नेग्लेक्टेड फील कर सकती है, मगर कुछ फीमेल्स जो हैं वो बहुत वर्स फील करती हैं, और होता ये कि पहला पोस्टमार्टम डिप्रेशन अभी रिकवर नहीं हुआ एंड दे हैव कंसीव्ड अगेन। ये बहुत कॉमन है, पाकिस्तान में इतना कॉमन है, बिकॉज वी डोंट फॉलो, जैसे नायाब ने बताया कि हम पेसिंग ही नहीं कर रहे हैं। गैप कितना होना चाहिए? वो तो आपका अपने एक तो नेचुरल है ना कि 2 years एटलीस्ट आपको प्रोसेस करने के लिए चीज़ें रिक्वायर होती हैं, अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट करने में आपको टाइम लग जाता है, बट देन अगेन इट्स योर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आपको 5 साल का गैप भी चाहिए हो सकता है कि आप 5 साल तक एक बच्चा स्कूल गोइंग हो जाए, देन यू आर जस्ट प्लानिंग कि जी अब हम तैयार हैं दूसरे के लिए। सो दैट्स कम्प्लीटली योर पर्सनल डिसीजन। मगर जो कॉमन प्रैक्टिस है ना, इवन रिसेंटली आई हैड अ साइकोलॉजिस्ट विद मी, तो अभी लास्ट ईयर शी हैड अ डॉटर एंड नाउ शी इज़ अगेन प्रेगनेंट, एंड अब वो जो सारी चीज़ें चल रही हैं, और एंड दैट्स अनप्लान्ड बेबी एक्चुअली, बस वो हो गया। सो मैं बल्कि डॉक्टर साहिबान हमारे पास बैठे हैं, आपको ये ज़रूर पूछना चाहिए कि वो जो प्रिकॉशंस हैं दैट द बेबी शुड नॉट बी, अब मसलन चले हम नहीं प्लान नहीं है ना, तो हम उसको रोक कैसे सकते हैं, ये ज़रूर इसके ऊपर थोड़ा सा अपना इनपुट दें। नायाब, ताहिरा ने जैसे अभी बहुत इंटेंस एग्जाम्पल हमें सुनाई है विच इज़ वेरी हर्टफुल, लेकिन अपार्ट फ्रॉम फैमिली सपोर्ट एक हस्बैंड का सपोर्ट कितना मैटर करता है थ्रू आउट हर प्रेगनेंसी इवन आफ्टर मिसकैरेज? देखिए, आज की जो डिस्कशन थी, अगर मैं उसको सम अप करूं तो मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान और दीगर जो ख़ास तौर पे जो पेट्रियार्कल माशरे हैं उनके अंदर फैमिली इंक्लूडिंग हस्बैंड आपकी सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम भी हो सकता है, और एट द सेम टाइम वो आपका सोर्स ऑफ स्ट्रेस और प्रेशर भी हो सकता है। अभी जितनी हमने बातें की हैं उसके अंदर 80 to 90% केसेस ऐसे हैं जिसमें लड़कियां परेशान सिर्फ इस वजह से नहीं है क्योंकि वो सक्सेसफुली माँ बनना चाहती हैं, बट इस वजह से भी परेशान है क्योंकि माशरे ने उनकी सेल्फ वर्थ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक माँ और फिर उसके बाद एक अच्छी माँ और एक सक्सेसफुल माँ और एक ऐसी माँ बनने पे वो की, और एक बेटी की माँ भी। बिल्कुल। और एग्जैक्टली जहाँ तक बात होती है हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप्स की, आई बिलीव कि अगेन इसके अंदर से भी आप डाइवोर्स नहीं कर सकते जो हमारे जेंडर डायनामिक्स जो चलते हैं। तो अब हमने आजकल मॉडर्न कपल्स के अंदर, वर्किंग कपल्स के अंदर भी ये देखा है कि क्योंकि इतना टेकन फॉर ग्रांटेड है
कि ज़ाहिर है प्रेगनेंसी होनी है और मल्टीपल प्रेगनेंसीज होनी हैं, और इसको उस तरह से इसके पीछे जो इमोशनल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं शायद मर्द हजरात को वो पूरी तरह वो कॉम्प्रहेंड ही नहीं कर पाते कि ये कितना बड़ा चेंज है और इसके साथ क्या क्या चीज़ें एसोसिएटेड हैं. दे फोकस सो मच ऑन बीइंग अ प्रोवाइडर फॉर द चाइल्ड हु इज़ कमिंग, कि जो इंसान उस बच्चे को लेकर आ रहा है उसकी जो नीड्स हैं, और बार बार ये एक्सक्यूज़ देना कि मेरी माँ ने भी तो 6 बच्चे पैदा किए तो वो इस तरह नखरे तो नहीं करती थी, तो मेरी खाला ने ये किया तो चाची ने ये किया, ये गलत है. ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं तो समझती हूँ कि कपल्स को शादी से पहले ये डिस्कशन कि क्या वो बच्चे पैदा करना चाहते हैं, वो कितने बच्चे पैदा करना चाहते हैं, इसके बाद जो आपकी फैमिली प्लानिंग के अंदर जो डिस्कशंस हैं वो 50-50 होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए. इसके अंदर मैं एक ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि पाकिस्तान के अंदर जो शरह है अंडर एज मैरिजेस की वो इतनी ज़्यादा है. वहाँ पर आप इमेजिन करें कि जहाँ ऑलरेडी एक लड़की बहुत छोटी है उम्र में, उसकी वो इतनी खुद मुख्तार नहीं है, इतनी एम्पावर्ड नहीं है, शी वोंट इवन आस्क फॉर हेल्प, और उसको बार बार यही लगता रहेगा सोशल प्रेशर की वजह से और वो कि बस ये एक वो चीज़ है जो उसने करनी ही है, अपने ओन पे करनी है. इसमें अगर वो फेल हो गई तो वो एक मुकम्मल इंसान भी नहीं है क्योंकि वो माँ नहीं बन पा रही है. तो मैं ये समझती हूँ कि हम बड़ी बात करते हैं माशरे में ख़वातीन को अवेयरनेस देने की, हमें मर्द हजरात को भी अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि ये जो कुछ शेयर्ड प्रोसेसेस हैं एक फैमिली के अंदर, एक शादी के अंदर, और जो माशरे के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो उसके साथ कोप कैसे करें. हमारे तो ख़ानदानों के अंदर ये कहा जाता है कि अगर कोई मर्द बहुत सपोर्टिव है बीवी के साथ प्रेगनेंसी में तो वो तो गुलाम है उसका, या वो क्यों इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा वो कर बनने लगे. बिल्कुल बिल्कुल. लास्टली अच्छा ओके चले, लास्टली अगर हम मिथ्स पे बात करें तो बहुत ज़्यादा मिथ्स होती हैं, बेशुमार हैं कि जब इसमें एक चीज़ ऐड कर सकती हूँ. जी मैं डॉक्टर शबाना इसके अंदर ऐड करना चाहूँगी. मैं सिर्फ ये कहने लगी थी, जब आप पोस्टमार्टम डिप्रेशन की बात कर रहे थे ना, तो एज ए डॉक्टर ऑल्सो जो वहाँ बैठे हुए हैं उनको भी पता है कि हम ये जो मेडिसिन होती है ना डिप्रेशन की, ये 2-3 हफ्ते लगते हैं टू किक इन टू वर्क. तो जब आप स्क्रीनिंग ले रहे होते हैं कि ये हमारा पेशेंट जो है इसको डिप्रेशन या इस तरह से होगा, तो आप उनको मेडिसिन जरा जल्दी स्टार्ट कर देते हैं ताकि उनको हेल्प हो जाए. दूसरी एक बात ये होती है जो साइकोसिस की बात कर रही थी, अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस था जिसके अंदर उन्होंने 3 बच्चे जाके पानी में ड्राउन कर दिए बिकॉज शी वाज गोइंग थ्रू साइकोसिस व्हिच इज एब्सोल्युटली देयर. और कभी कभी हमें ऐसे पेशेंट्स को एडमिट करना पड़ता है, वो वॉलंटरी बाहर नहीं भेज सकते बिकॉज दे आर हार्मफुल टू द बेबी ऑल्सो. तीसरी बात, पैटर्नल डिप्रेशन मत भूलें प्लीज. पैटर्नल डिप्रेशन भी एग्जिस्ट करती है. हम माँ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, हम सहेली वाले लोग हैं, लेकिन पैटर्नल डिप्रेशन एग्जिस्ट करती है जब आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आता है. जिस तरह वो कह रही थी ना कि बच्चा अब सेंटर ऑफ फोकस है, माँ पीछे रह गई. बाप भी जो है वो इस फेज में से गुजरता है, उसको भी डिप्रेशन हो सकता है, उसको भी पोस्टमार्टम ब्लूज के साथ हिस्सा बनना पड़ता है, खासतौर पे फाइनेंशियल बर्डन के साथ वो लेफ्ट आउट फील करता है. और ऐसे ही हालात में याद रखें कभी कभी ऐसी चीजें होना शुरू हो जाती हैं जो कि बंदे बाहर जाके वैलिडेशन हासिल करना शुरू कर देते हैं. इट कम्स विद अ पैकेज, तो पूरी फैमिली का सपोर्ट सिस्टम आ जाएगा यहाँ पे. सो वी कैन लुक एट द बिगर पिक्चर. जी चलिए, अगर अब हम मिथ्स पे शॉर्टली बात करें कि बहुत ज़्यादा बेशुमार मिथ्स हमें सुनने को मिलती हैं कि जब चांद ग्रहण होता है तो कुछ काटना नहीं चाहिए, बेबी पे असर होता है, या गोरा कॉम्प्लेक्शन जो है लोगों को बहुत क्रेज़ है कि बच्चा गोरा पैदा हो, दूध पियेंगे नारियल खाएंगे तो बच्चा गोरा होगा. तो कितनी सच्चाई है इसमें? मैं सबको ओपिनियन लेना चाहूंगी इस बात पे. इसमें कोई सच्चाई नहीं है, सारा कुछ जेनेटिक्स है. माँ बाप गोरे होंगे तो गोरे बच्चे पैदा होंगे. नहीं तो जेनेटिक्स कहाँ गए? लगा लेंगे तो बच्चा गोरा पूरा होगा. दांतों में कोई काला भी होगा तो एक काला बच्चा आ गया तो कोई ऐसी बात नहीं. लेकिन क्योंकि हम ओरिएंटेड ही सिर्फ शक्ल सूरत, सीरत पे तो हमने जाना नहीं, अल्लाह का शुक्र है, तो फिर हम तो यही नारियल ही खाएंगे. नारियल और ठीक है. डॉक्टर साहिर आप क्या कहेंगे? जो आपने पहले इसको शुरू इस बात से किया कि मिथ्स पे बात कर लेते, तो ये मिथ्स ही हैं एक्चुअली. मिथ्स ही हैं, मतलब कोई रियलिटी नहीं है. रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं. यस, आपका बेबी हैप्पी और सैड हो सकता है, दैट्स इन योर हैंड. ये आपके हाथ में कि आपका बेबी जो है, जैसे अक्सर इवन आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास भी नहीं जाते हो ना, तो जो डॉक्टर्स के पास भी विजिट होते हैं, एवरी डॉक्टर रीइंफोर्सेस कि अपने मूड का ख्याल रखिए, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें, अपने इर्द गिर्द अच्छा एक एनवायरनमेंट, बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग व्हाट यू आर ईटिंग एंड योर मूड इज डायरेक्टली इफेक्टिंग योर चाइल्ड, नथिंग एल्स. नायाब आप क्या कहेंगी?
देखें अगेन मैं तो उस वक्त से हम लोग रैशनैलिटी और साइंस और इन चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो मैं तो बिल्कुल ये कहूँगी कि जितनी ज़्यादा अवेयरनेस हो सकती है और जितना ज़्यादा हम साइंस और रैशनैलिटी और हाँ ऑफ कोर्स वो चीज़ें इमोशनल सपोर्ट, प्यार, मोहब्बत, ये सब कुछ होना चाहिए, लेकिन ये जो मिथ्स हैं और बेटा कैसे पैदा हो और ये बेटी सारा कुछ कैसे हो हो। और ऑल ऑफ दिस आई बिलीव कि हम इस सब को पीछे छोड़ने जी आप क्या कहेंगी? अभी तक की साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की कि हम कोई दवाई पिलाएं तो वो गोरा हो जाए या नीली आंखें हो जाए या तो। लेकिन और आप वैसे लोगों का भी प्रोफेशन ऐसा ही है ना, लोग आके आपको कहते होंगे हमें कुछ जी, जी। बताएं। चाय नहीं पिएंगे बच्चा काला हो जाएगा। अच्छा। अच्छा थोड़ी देर तो मैं सोचती भी हूँ अच्छा शायद आई डोंट नो बट और जो आपने एक बात की चांद ग्रहण वाली, पिछले दिनों आई थिंक कोई सोलर इक्लिप्स था, जी जी सो पेशेंट वर कंटिन्यूसली मैसेजिंग मी कि जी अब हम आज बाहर ना निकलें। अच्छा अब वो पेशेंट जो 7वें महीने में फॉल कर रही, जिसका बच्चा बन चुका हुआ है, पहले 3 महीने में बच्चा ग्रो कर मतलब उसकी बनावट हो चुकी है, जी, उसका जी। कैसे क्लेफ्ट पैलेट होगा अब 7वें महीने में जाके, आई डोंट नो, आई सीरियसली डोंट नो। तो इसके अलावा आप लोगों ने मैं कोई सिर्फ डिफरेंस एक सुनी चीज़ है? यहाँ पे जो है ना मैं रीइंफोर्स करना चाहूँगी कि हम बहुत ज़्यादा फोकस कर जाते हैं बच्चे और माँ के रिलेशनशिप के ऊपर, और इस टाइम के ऊपर जो विच इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट कि प्रेगनेंसी के दौरान भी जो बाप होता है ना, वो तुम्हारा अब्बू आएंगे तो उनको बताऊंगी वाला सिचुएशन जो है वो रहती है प्रेगनेंसी के दौरान भी। सो इट इज़ रिकमेंडेड एंड एडवाइज्ड कि जब आप कंसीव कर जाते हैं तो आपका बच्चा जब आपके अच्छे और बुरे टच को, अच्छी और बुरी फील को फील करता है, तो ट्राई टू मेक द कनेक्शन बिटवीन फादर एंड चाइल्ड। अगर आपका हस्बैंड जो है आपके बच्चे के साथ बात करे, उसके साथ उसको अपने होने का एहसास और अपनी फीलिंग्स जो है वो शेयर करे, तो बच्चा कैन रिसीव दिस। सो ये एक चीज़ जो है ये दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि जब बच्चा का फादर के साथ वो एक इमोशनल कनेक्शन बच्चे का फादर के साथ भी डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स नॉट ओनली एट द लेवल ऑफ कि उसने वो प्रोवाइडर और उसने सिर्फ तो प्रोवाइड करना एक मिथ ये भी है ना कि मियाँ और जो बीवी है वो जिस चीज को, जिस तस्वीर को सबसे ज्यादा देखेगी ना, बच्चा वैसा ही होगा। तो यूजुअली जो मियाँ बीवी होते हैं उनका फोकस होता है कि सब लोग चलो टॉम क्रूज को हाँ देखते बेटी चाहिए तो करीना कपूर जैसी हो। और तो ये इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ऐसा होता है? नहीं, मेरे ख्याल कि में देखने ये से कुछ खूबसूरत बातें भी वाबस्ते हैं। टू बी प्रेग्नेंट, आई थिंक प्रेगनेंसी इज अ लवली फिजियोलॉजिकल एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग। तो कुछ अच्छी मजे की भी बातें, एज लॉन्ग एज दे डोंट हार्म द मदर और द बेबी। अगर वो कहती भी Enjoyment के रहे, लिए क्या ठीक है। हर्ज है? खुश होने और के लिए क्या बुरा है? अक्सर हम ये कहते भी हैं एज गायनाकोलॉजिस्ट कि वो कहते हैं जी मेरी मदर इन लॉ ने कहा है इसलिए ऐसे है। तो मैं कहती हूँ अगर इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप Follow उसका कर लें। सुन लें क्या है, कोई खराबी नहीं, कोई मसला नहीं है, तो वो ओबे कर लें। मदर इन लॉ भी खुश, हस्बैंड भी खुश, आप भी खुश। तो ये भी तो कहा जाता है ना कि आपको अपने बच्चे से बातें करनी चाहिए, कि जैसे अगर माँ का मूड खुश है तो बच्चे का भी होता है। तो इसमें कितनी इसमें सच्चाई है? बहुत सी मजेदार स्टडीज भी हैं। जी जी ये तक भी इन यूट्रो व्हाट इज द फीटस डूइंग, क्यों बेबी को इन वोम हम फीटस कहते हैं। तो इट्स लाइक अ डार्क रूम इन विच देयर इज ओनली वन पर्सन लिविंग। अब उसने क्या वहाँ करना है? अब उसको कोई साउंड्स आ रही हैं, क्या रिस्पॉन्सेज हैं, सुन सकता है, नहीं सुन सकता, मूव वो कर रहा है, राइट, स्विम कर रहा है वो वहाँ। तो ये बहुत सी कुछ स्टडीज़ हैं कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सेज। जैसे ये है कि बच्चा 70 मिनट्स के लिए सोता है, उसके बाद उसकी एक्टिविटीज़ हैं। कहा जाता है 1 घंटे में वो 30-31 मूवमेंट्स करता है। अब वो वाली मूवमेंट जो होती है ना, बिग विगरस मूवमेंट, द मदर कैन फील दैट। लेकिन जो सटल मूवमेंट्स होती हैं, ये है ब्लिंक है या थोड़ा सा वो स्विंग कर लेते हैं, ये तो फील भी नहीं होती मदर को। तो देयर इज एक्टिविटी गोइंग ऑन। और ऑब्वियसली अगर फिजिकल एक्टिविटी हो रही है तो ये कैसे हो सकता है कि जो न्यूरॉन्स इतने एक्टिव हैं वो ब्रेन में इनएक्टिव तो नहीं है। जी तो कॉन्सेप्ट्स हैं, लोग कहते हैं अगर मदर इज डूइंग मैथमेटिक, शी इज लिसनिंग टू म्यूजिक, मे बी शी इज लिसनिंग टू समथिंग रिलीजियस, देयर इज गोइंग टू बी एन इम्पैक्ट ऑन। डॉक्टर ताहिरा आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि अपने बच्चे के साथ एक अच्छा, बिकॉज बच्चा इज़ योर प्रोडक्ट, आप रिस्पॉन्सिबल हैं भाई। ये जो चीज़ें हैं ना, आप एक बच्चे को दुनिया में लेके आ रहे हैं, एक नई ज़िंदगी इस दुनिया में आ रही है, और वो बच्चा खुद से कुछ भी नहीं है। दैट चाइल्ड इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू। आप हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। वो अच्छा भी फील कर रहा है तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं, और बुरा भी फील कर रहा है तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं उस चीज़ के, बिकॉज अभी उसको ही नहीं पता। सो अपनी प्रेगनेंसी को एक तो प्लान रखें, जब
आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली रेडी हैं टू टेक दिस। और ये बच्चा इसलिए मत पैदा कीजिए कि जी आपने लोगों को दिखाना है कि मैं एक फर्टाइल औरत हूँ और या आपने दिखाना है मैं एक फर्टाइल फादर हूँ। नॉट एट ऑल। दैट चाइल्ड शुड बी जस्ट फॉर द लव, कि आप अब इस काबिल हो गए कि आप एक ज़िंदगी को मोहब्बत, केयर और वो सब कुछ दे सकते हैं जो वो डिज़र्व करता है। तब बच्चे को दुनिया में लेके आने का फैसला करें, नॉट बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द प्रेशर, चाहे कुछ भी हो जाए। थैंक यू वेरी मच आप सबका। आपने इतनी मज़े की बातें हमें बताई और हमारे व्यूअर्स को गाइड किया कि थ्रू आउट किस तरह से वो प्रिकॉशन सकती हैं, कॉम्प्लिकेशन से कैसे बच सकती हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन से कैसे डील कर सकती हैं। हमने मिथ्स पे भी बात की। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू ताहिरा आपका, थैंक यू डॉक्टर नुसरत, थैंक यू नायाब एंड थैंक यू डॉक्टर खतीजा। तो आई होप कि हमारी सहेलियों ने कुछ सीखा होगा आज और उनको जो हम एडवाइजेज और जो टिप्स हमारे एक्सपर्ट्स ने दी हैं वो ज़रूर फॉलो करेंगी। आज के प्रोग्राम का वक्त यहीं तक था। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।